अच्छा जी, तो अब सबसे पहली चीज तो ये है कि हम डिस्कस करते हैं कि जब हम बात करते हैं अबाउट दिस IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उस IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक्चुअली मतलब होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज इट ऑल अबाउट? देखें, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है और वो आपने एक चीज ये पढ़ी है कि भाई मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। आई रिपीट, आपने एक चीज पढ़ी है जिसमें आपने ये बात पढ़ी है कि जी मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और वो जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। तो मुख्तलिफ तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंडिचर्स में हमने एक बात ये पढ़ी है कि देर आर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स, देर आर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आपको पता है कि कोई नॉन करंट एसेट खरीद लेना या किसी एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट में अपग्रेडेशन करा देना, ये तमाम की तमाम चीजें कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर में आती हैं। सो when we talk about the concept of capital nature expenditure, so capital nature expenditure का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कोई नया नॉन करंट एसेट खरीदना या फिर कोई एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट को या किसी एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट को अपग्रेड कर देना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। और इसी तरीके से ये जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, इसमें एक चीज जो हमें समझ में आती है वो ये है कि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जो है वो उस एक्सपेंडिचर को कहा जाता है, आई रिपीट, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहा जाता है कि जो कि आपको मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट दे, जो कि आपको मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट दे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो आपको 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट दे, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। नाउ इसी तरह से देयर इज समथिंग व्हिच इज टर्म्ड एज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, तो उसका मतलब क्या होता है? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट कुछ तरीके से होता है कि रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर इज बेसिकली एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज अदर देन कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, अदर देन कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, यानी एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स हो। आई रिपीट, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स हो, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स हो, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। अच्छा, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब नहीं है? लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन अबाउट इट। तो देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ी सी, तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन ये करूंगा कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई लैंड ले रहे हो, अगर तुम कोई मशीन ले रहे हो, तुम कोई बिल्डिंग ले रहे हो, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना, ये एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होती है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने जना अपनी कोई प्रॉपर्टी को रिपेयर कराया, रीपेंट कराया, उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं कि आपने गाड़ी का ऑयल चेंज कराया, ये तमाम की तमाम चीजें रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में फॉलो करती हैं। ये तमाम की तमाम चीजें रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में फॉलो करती हैं। हम क्या करते हैं? हम करते हैं कुछ तरीके से कि हम जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, उस कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है उसको हम एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट में, जिसको हम पीएनएल भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट में जिसको हम पीएनएल भी कहते हैं।
सही है, अच्छा जी। तो अब जब हम IAS 16 पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो इस IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आप एक चीज समझिएगा कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये बेसिकली क्या करता है, ये करता ये है कि ये जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है जिसको हमने एज एन एसेट रिकॉर्ड किया होता है, तो इस कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को जिसको हमने एज एन एसेट रिकॉर्ड किया होता है, इसकी तमाम की तमाम अकाउंटिंग ये IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गाइड करता है। यानी दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली टेक्स इट थ्रू। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपको समझ में आ रहा है बैकग्राउंड टू IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? आपको बैकग्राउंड समझ में आ रहा है बेटा टू IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब बात सुनिएगा। अब बेसिकली होता क्या है, अब होता कुछ तरीके से कि ये जो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, और मुख्तलिफ तरह की चीजों में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है ना, दैट इज एक्चुअली द वेरियस डेफिनेशंस। दैट इज एक्चुअली द वेरियस डेफिनेशंस। अब मैं आपको देखें डेफिनेशंस भी समझाऊंगा, मैं सब कुछ समझाऊंगा, बट जरा थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। वो ये है कि अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज व्हाट? अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज योर लैंड, योर बिल्डिंग, योर मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल, कार, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फिटिंग्स। फिटिंग्स का मतलब ये है कि जैसे ये एयर कंडीशन हो गया, लाइट्स हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम चीजें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज व्हाट, उसकी एग्जांपल मैंने आपको जनरली समझा दी कि उसकी एग्जांपल क्या है। ये जितना लैंड है, जितना बिल्डिंग है, जितना मशीनरी है, जितना इक्विपमेंट है, जितना व्हीकल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी के अंदर आती है। अब ना जरा समझिएगा ना, सिचुएशन को इस तरीके से कि अगर मैं इसमें कुछ थोड़ी सी और डिस्कशन करूं तो मैं आपको समझाता हूँ। वो ये है कि देखें बेसिकली IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन देता है। आई रिपीट, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन देता है। Now what exactly is the definition that IAS 16 gives for the property plant equipment? Let's have a bit of a discussion about it. अपना इमरान, अगर नहीं चल रहा तो प्लीज ये लाइटें बंद कर देना। अच्छा जी, अब देखें, कहता है a property plant and equipment are tangible items। tangible का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो उसको हम कहते हैं tangible। आई बेट, हर वो चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, that is going to be considered as tangible। So property plant equipment क्या है? Property plant equipment is that tangible। tangible means कि जो physically exist करते हो। tangible items that are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purposes, and are expected to be used during more than one period। यानी कि बेसिकली क्या हुआ, हुआ कुछ तरीके से कि जो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसकी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अंदर कुछ खास बातें हैं। और वो कुछ खास बातें क्या है इसकी डेफिनेशन के अंदर, तो उन तमाम की तमाम चीजों को वन बाय वन जरा हम डिस्कस करते हैं। वन ऑफ देम इज के जो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसके अंदर आपको एक चीज समझ में आएगी
कि जी जो है क्या बोलते हैं, दे आर टेंजिबल आइटम, यानी कि किसी भी चीज को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट हैज टू बी अ टेंजिबल आइटम। क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी अ टेंजिबल आइटम। टेंजिबल आइटम होना जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट ये है कि टेंजिबल आइटम होने के साथ साथ जो है इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी जो है क्या बोलते हैं कि expected to last for more than 12 months, expected to last for more than 12 months। तो क्या है दूसरी बात ये कि it is expected to last for more than 12 months। so दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि it is expected to last for more than 12 months। it is expected to last for more than 12 months। तो ये दो दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। क्या दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई? नंबर वन पॉइंट है कि जी जो है क्या बोलते हैं आपके पास टेंजिबल आइटम्स which are expected to last for more than 12 months, और number three is that held for, held for what? For use in production of goods, held for use in rendering of services, for administrative purpose, या पे for renting out to others। यानी मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंदर एक बात आपको समझ में आएगी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये है टेंजिबल आइटम है which is expected to last for more than 12 months। सही है जी। अच्छा, और नंबर थ्री हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी कि क्या हो गया, जितनी भी मशीनरी होती है, जितने भी प्लांट होते हैं, बड़ी मशीनरी को प्लांट कहते हैं, सही है ना? तो बड़ी मशीनरी को दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट। तो आपके पास जितनी भी मशीनरी है वो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नंबर थ्री यूज इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैं टैबलेट यूज कर रहा हूँ। आप पीआईए में ट्रैवल करते हैं, पीआईए आपको जो है ना, पीआईए का जो जहाज है वो पीआईए का जहाज क्यों है? क्योंकि पीआईए अल्टीमेटली आपको सर्विसेज रेंडर करना चाह रहा होता है। पीआईए क्या करना चाह रहा होता है? आपको सर्विसेज रेंडर करना चाह रहा होता है। सर्विसेज क्या रेंडर करना चाह रहा होता है कि जी यू हैव टू ट्रैवल, सो उस ट्रैवलिंग के लिए पीआईए आपको जो है ना सपोर्ट करता है। सो दैट्स एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अच्छा जी, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज दैट? नेक्स्ट सिचुएशन इज कि अगर इसमें हम मजीद बात करें तो आपके पास फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, जैसे कि भाई हेड ऑफिस की बिल्डिंग होती है, एक इदारा होता है, उसमें अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उधर हेड ऑफिस बिल्डिंग दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। यहाँ पे फॉर रेंटिंग आउट टू अदर्स, रेंटिंग आउट टू अदर्स का मतलब क्या होता है कि आपने कोई जो है लेट्स से कि जनरेटर रखा हुआ है, आपने लेट्स से कि कोई जनरेटर रखा हुआ है। अब जनरेटर आपने इसलिए रखा हुआ है कि आप किराए पे देते हो, सही। अब अगर आपने जनरेटर इसलिए रखा हुआ है कि आप किराए पे देते हो, तो अल्टीमेटली दैट्स रेंटिंग आउट टू अदर्स। सो अल्टीमेटली व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, मैं जरा आपको इसमें बात समझा देता हूँ। होता कुछ तरीके से कि आप जरा समझिएगा बात को, ये चीज है कि जी जो है क्या बोलते हैं कि व्हाट आई नीड टू टेल यू इज दैट कि जी देखें जरा समझें। होगा कुछ तरीके से कि आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ये पूरी डेफिनेशन है। क्या पूरी डेफिनेशन है? दे आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर मोर देन 12 months एंड हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, वगैरह 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 वगैरह। इन तमाम के तमाम मकासद के लिए यूज होते हैं। सो दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ तक सही है?
डेफिनेशन समझ में आई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बेटा? हाँ भाई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन समझ में आई? सो अब जब हमने डेफिनेशन समझ ली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन समझने के बाद अब ना व्हाट नेक्स्ट इज देयर? तो नेक्स्ट सिचुएशन जरा समझना वो ये है कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ना डेफिनेशन के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज कंसिडर्ड टू बी द रिकग्निशन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय रिकग्निशन, उसकी जरा हम कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है. रिकग्निशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत कि किसी भी चीज को, चाहे एसेट हो, चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे इनकम हो, चाहे एक्सपेंस हो, उसको रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं रिकग्निशन. चाहे एसेट हो, चाहे लाइबिलिटी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस सब कुछ को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं रिकग्निशन. नाउ अब अगर मैं कुछ थोड़ी सी रिकग्निशन की बात करूं कि जी एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कब आपने एज एन एसेट रिकॉर्ड करना है, यानी कि जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन टू रिकॉर्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज एसेट. तो भाई साहब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एज एन एसेट कब रिकॉर्ड करना है? सो फॉर दैट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा. नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू सी. होगा कुछ तरीके से कि आपको IS 16 का रिकग्निशन क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है. आई बिट IS 16 का रिकग्निशन क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रिकग्निशन क्राइटेरिया एज पर IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. तो उसमें आपको कहता है ये है कि द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE shall be recognized as an asset if and only if. तो किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट को एज एन एसेट आप रिकॉर्ड कर लेंगे इफ एंड ओनली इफ. क्या मतलब होता है इसका इफ एंड ओनली इफ? सिर्फ और सिर्फ अगर तो ये दो कंडीशन फुलफिल होती हो. वो क्या दो कंडीशन फुलफिल होती हो? लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन अबाउट दिस. वो क्या दो कंडीशन फुलफिल होती हो? लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन अबाउट इट. तो वो जो दो कंडीशंस हैं, वो दो कंडीशंस के अंदर एक चीज जो है ना, दैट इज बेसिकली इट इज प्रोबेबल. प्रोबेबल का मतलब है कि बहुत ज्यादा लाइकली. प्रोबेबल का मतलब है कि बहुत ज्यादा लाइकली. सो इट इज प्रोबेबल. It is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to entity and the cost of the item can be measured reliably. मतलब मैं देखें आपको एक बात बताता हूँ. आपने एक लैंड ली तो उस लैंड से आपको फ्यूचर में बेनिफिट आएगा ना. या तो आप इस लैंड को सेल कर दोगे या फिर आप इस लैंड को रेंट आउट कर दोगे. आपको किसी ना किसी तरीके से तो इस लैंड के थ्रू बेनिफिट आएगा ना. तो जब आपको किसी ना किसी तरीके से इस लैंड के थ्रू बेनिफिट आएगा, so that benefit is considered to be the future economic benefit. That benefit is considered to be a future economic benefit. तो पहली बात तो यह है कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का कॉन्सेप्ट होता है, वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी जो है आपको फ्यूचर में इसके थ्रू कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई ना कोई फायदा मिलेगा. दैट इज व्हाट अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज गोइंग टू बी. अब वो फायदा उसको बेच के भी मिल सकता है, वो फायदा उसको इस्तेमाल करके भी मिल सकता है. ये तमाम की तमाम चीजों से आपको फायदा मिल सकता है. तो किसी भी चीज को एज एन एसेट रिकग्नाइज करने के लिए, एज एन एसेट रिकॉर्ड करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी. कि इट इज प्रोबेबल कि आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो करेंगे टू द एंटिटी. दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी. नंबर वन. नंबर टू. नंबर टू पॉइंट ये है कि जी जो है क्या बोलते हैं कि द कॉस्ट, अब देखा ना, बेच के भी मिल सकता है, किराए पे दे के भी मिल सकता है बेनिफिट, आपको जो है क्या बोलते हैं सेल आउट करके भी मिल सकता है, आपको बेशुमार तरह से बेनिफिट मिल सकता है. नंबर टू पॉइंट इज कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जी द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली. क्या मतलब कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली?
मतलब ये है कि जी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजरेबल हो, मतलब आप रिलायबली उसको एस्टिमेट कर सकते हो कॉस्ट को। आई रिपीट, आप रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो उसको कॉस्ट को। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। अच्छा, अपना कॉस्ट रिलायबली एस्टिमेट कैसे कर सकते हो? देखो, अगर तो कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज है तो उसकी तो आपको पता होता है आपने कितने का खरीदा। अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज है तो उसमें तो आपको पता होता है आपने कितने खरीदा। लेकिन अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो उसमें आपके पास खर्चे का प्रॉपर एस्टिमेट होना चाहिए। आपको खर्चे का प्रॉपर अंदाजा होना चाहिए कि जी इसके ऊपर हमने कितना खर्चा किया, जी हमें कितने का पड़ गया। तो आपको प्रॉपर किस्म का अंदाजा होना चाहिए, तब कहीं जाके इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड कि जी जो है, आई रिपीट, इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड कि कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। तो आप देखें ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है। वो दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है? वो ये है कि जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एज एन एसेट रिकॉर्ड करने के लिए, इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एज एन एसेट रिकॉर्ड करने के लिए ये दो कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। वो क्या? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी, एंड द सेकंड थिंग इज दैट द कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। द सेकंड थिंग इज दैट द कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। अगर आप किसी को इशू है तो प्लीज पूछ ले। जी समझ में आया रिकग्निशन क्राइटेरिया? अच्छा भाई, अब हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया अबाउट द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नाउ लेट्स जस्ट मूव अ बिट फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस फर्दर। जो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारी, वो नेक्स्ट डिस्कशन अब हमारी ये होगी कि हमें इसको जो है वो इनिशियल मेजरमेंट की बात करनी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो है आपका इनिशियल मेजरमेंट का। बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज एक्चुअली नाउ द, बेटा प्लीज म्यूट कर दें। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है अबाउट द इनिशियल मेजरमेंट, कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इनिशियल मेजरमेंट गोइंग टू बी। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब क्या है? इनिशियल मेजरमेंट का मतलब ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो इनिशियली सबसे पहली बार, यानी कि जब फर्स्ट टाइम आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? जो फर्स्ट टाइम आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप फर्स्ट टाइम जो इसको रिकॉर्ड करेंगे, वो आप इसको जो रिकॉर्ड करेंगे दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एट व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी एट इट्स कॉस्ट। जब आप सबसे पहले इनिशियली इसको रिकॉर्ड करेंगे दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एट कॉस्ट। सो मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम सबसे पहली बार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे तो किस अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट के ऊपर। यानी ये क्या हो गया? यानी कि आप अपने पास पी पी ई, अब उसमें चाहे आप कुछ भी रिकॉर्ड करें, उस पीपीई को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप कहेंगे पीपीई डेबिट और कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश क्रेडिट। आप कहेंगे पीपीई डेबिट और कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश क्रेडिट। अब उसमें ऑल्टरनेटिवली कुछ और भी क्रेडिट आप कर सकते हो, बट दैट इज हाउ इट इज गोइंग। तो पहली बात तो हो गई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम जो रिकॉर्ड करेंगे दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एट इट्स कॉस्ट। अच्छा जी, अब ना लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस फर्दर। तो अगर हम अगली बात करते हैं तो अगला कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट। तो भाई जो कॉस्ट की डेफिनेशन है वो ये है कि द कॉस्ट is the amount of cash or cash equivalents paid and the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction.
मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट गोइंग टू बी. Okay, what exactly is it all going to be? Let's try to have a bit of a discussion. अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर क्या कह रहा है, इज द कैश. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज द कैश और द कैश इक्विवेलेंट्स पेड. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है, इज द कैश और द कैश इक्विवेलेंट्स पेड. अच्छा, क्या मतलब है, मतलब कुछ इस तरीके से कि जी आपने एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जितना भी कैश पे किया है, वो कैश आपकी जनक कॉस्ट का हिस्सा है. वो कैश आपने जितना भी पे किया वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा है. यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स पेड, कभी कभार ऐसा होता है यू डोंट पे कैश बल्कि यू पे कैश इक्विवेलेंट्स. और वो कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, हर वो चीज जो कि कैश की बराबर होती है. अब आपने चेक दे दिया, आपने कोई फॉरेन करेंसी दे दी, आपने कोई प्राइस बॉन्ड दे दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, that is all gonna be considered as what, that is all gonna be considered as cash equivalents. So मैं रिपीट करता हूँ, वो तमाम की तमाम चीजें क्या कहलाएंगी, वो तमाम की तमाम चीजें कैश इक्विवेलेंट कहलाएंगी. तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या हो गया, इज द कैश और द कैश इक्विवेलेंट्स पेड. और 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 मजीद उसमें क्या है, और फेयर वैल्यू ऑफ, fair value of other consideration transfer और fair value of other consideration transfer. अच्छा जी, क्या मतलब फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन ट्रांसफर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखें, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लॉ पढ़ लिया है, कुछ ऐसे हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कंसिडरेशन का, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कंसिडरेशन का. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब है कि एक चीज को खरीदने के लिए जो भी आप दो, जो भी आप दो, जो भी आप दो. अब कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है. देखिए मेरी बात सुने, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है. कंसिडरेशन पैसा भी हो सकता है, कंसिडरेशन नॉन कैश भी हो सकती है, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है. कंसिडरेशन कैश भी हो सकता है, कंसिडरेशन नॉन कैश भी हो सकती है. हर तरह की कंसिडरेशन हो सकती है. आप समझ रहे बात को. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि योर कंसिडरेशन कुड बी लाइक एनीथिंग. इट कुड बी अ कैश, इट कुड बी नॉन कैश, इट कुड बी एनीथिंग. सो कंसिडरेशन जो है ना, उसमें एक चीज याद रखना कि कंसिडरेशन जो है वो कैश भी हो सकती है बेटा, और कंसिडरेशन नॉन कैश भी हो सकती है. तो मतलब कोई भी चीज आप पे करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी वट एवर द फेयर वैल्यू ऑफ दैट आइटम. फेयर वैल्यू का मतलब होता है, आसान अल्फाज के अंदर समझ लो, मार्केट वैल्यू. फेयर वैल्यू को आसान अल्फाज के अंदर समझ लो, मार्केट वैल्यू. क्या मतलब है, मतलब ये है, देखिए जरा समझना. मतलब ये है कि जी जो है क्या बोलते हैं, आप एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, आप एक मशीन खरीदने के लिए गए, या आप एक लैंड खरीदने के लिए गए. उसने बोला भाई ये लैंड जो है ना 5 करोड़ की है. ये लैंड 5 करोड़ की, आप 5 करोड़ रुपए दे दें. आपने कहा 5 करोड़ रुपए तो हमारे पास नहीं है, हम तो नहीं दे सकते. अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर हुआ कुछ तरीके से कि आपने क्या करा, आपने उसको कुछ कैश दिया, 2 करोड़ रुपए, और आपने अपनी एक बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी उनके नाम पे. आपने कहा भाई ये बिल्डिंग तो नहीं लिखो, एक फ्लैट लिख दो. आपके पास अपनी ओनरशिप में 2 फ्लैट्स थे, आपने वो ट्रांसफर कर दी. आई बेट, आपके पास अपनी ओनरशिप में 2 फ्लैट्स थे, आपने वो ट्रांसफर कर दी. अगर आपके पास अपनी ओनरशिप में 2 फ्लैट्स थे, आपने ट्रांसफर कर दिए, तो हुआ क्या, हुआ कुछ तरीके से कि this is actually going to be considered as what, this is actually going to be considered as a consideration.
तो अगर मुझे कोई कहे कि जी आप फेयर वैल्यू स्टैब्लिश करें कि आपकी कॉस्ट क्या थी, तो मैं कहूंगा जी 2 करोड़ रुपए प्लस ये हर फ्लैट की वैल्यू कितनी थी। तो हुआ ये कि हर फ्लैट की मार्केट वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 75 लाख थी। सो रिजल्टिंगली हुआ ये कि 2 करोड़ कैश दिया प्लस 2 फ्लैट दिए और हर फ्लैट 2.25 करोड़ का था, यानी कि 1 करोड़ 75 लाख रुपए की वैल्यू थी। तो इसका मतलब है कि आपको टोटल 5.5 करोड़ पे ये एसेट पड़ गया। इसका मतलब आपको टोटल 5.5 करोड़ पे ये एसेट पड़ गया। सही है। तो कॉस्ट is the cash or the cash equivalents paid or the fair value of other consideration transferred. सही है जी, यहाँ तक क्लियर है। सो कॉस्ट इज द कैश or the cash equivalents paid and the fair value of the other consideration transferred. जी भाई, अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। ओके, देखें सेलर कह रहा था कि मैं 5 करोड़ का सेल कर रहा हूँ, हाउ विल बी ट्रांजैक्शन बी अकाउंटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर। शायद जो बायर है उसने क्या करा, उसने जो ना वो बेशक जितने का ही बेच रहा था, तुमने उसको खरीदने के लिए क्या दिया? तुमने उसको क्या दिया? तुमने ये 2 फ्लैट तुम मार्केट में बेच सकते थे, और जब तुम मार्केट में ये 2 फ्लैट बेचते तो उस केस के अंदर तुम्हारे पास ये मार्केट के अंदर ये फ्लैट होते साढ़े ये अपना 2 फ्लैट उठा के तुम्हारे पास 3.5 करोड़ के होते। तुमने जो ये मार्केट में नहीं बेचे, तुमने उठा के उसको दे दिए। सो अदर वे अराउंड तुमने बेनिफिट तो ट्रांसफर कर दिया ना। हाँ हाँ, यस इट्स अ लॉस। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम क्या करो? तुम्हें वो जमीन चाहिए थी, तुमने उठा के दे दिया। तो तुमने 5 करोड़ की चीज जो है वो 5.5 करोड़ में खरीदी। सही है। अच्छा जी, तो ये तो क्या हो गया, ये कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया। अच्छा भाई, हमने कॉस्ट तो कर ली डिस्कस, अब हम जरा थोड़ी सी बात करते हैं और मजीद सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मजीद सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो उसमें जरा एक चीज समझना, वो ये है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी
I bet there is something which is considered to be the elements of cost. तो उसको हम जरा थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि what exactly are the elements of the cost. तो ये cost के elements हैं. इन elements को मैं one by one जरा डिस्कस करूंगा कि what exactly are the different elements of the cost. ओके जी. Elements of cost. Let's talk about the elements of cost. कि जी cost के मुख्तलिफ elements क्या होते हैं. तो अगर मैं डिस्कशन करूं थोड़ी सी तो मैं कहूंगा कि जी जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स होते हैं. यानी कि जो कॉस्ट है ना, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स. वो क्या तीन चीजें होती हैं? अच्छा दुरेशवर, इसकी बेटा एंट्री ये होगी कि आप कहोगी लैंड डेबिट 5.5 करोड़ की. आप कहोगी कैश क्रेडिट 2 करोड़ रुपए. फ्लैट वन क्रेडिट 1.75. फ्लैट टू क्रेडिट 1.75. ये एंट्री होगी. ये एंट्री होगी फ्लैट वन फ्लैट टू की. सही है, चलें आगे बढ़े. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, जरा इसमें बात समझिएगा. वो ये है कि वी नीड टू टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट किन चीजों से मिलके बनती है. आई रिपीट, वो कॉस्ट किन चीजों से मिलके बनती है उसकी जरा बात करते हैं. तो जो कॉस्ट होती है वो जो तीन चीजों से मिलके बनती है वो कॉस्ट को कहते हैं कि जी तीन एलिमेंट जो कॉस्ट के हैं. वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड टू बी द परचेज प्राइस. The other one of them is considered to be directly attributable cost. और जो थर्ड वन है वो थर्ड वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड टू बी डिसमेंटलिंग कॉस्ट. तो जब आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है ना बेसिकली तीन एलिमेंट है. अब बात सुनिएगा और समझिएगा. वो ये है कि परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट. ये तमाम चीजें क्या होती हैं? लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन ऑन दैम. ये तमाम चीजें क्या होती हैं? लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन ऑन देम. तो देखें, पहली बात तो कुछ तरीके से कि जो परचेज प्राइस है उस परचेज प्राइस के अंदर मैं आपको एक बात समझाता हूँ. वो ये है कि जो परचेज प्राइस होती है उस परचेज प्राइस का एलिमेंट में क्या कुछ आता है. तो परचेज प्राइस में आपके पास जो है ना वो तीन चीजें चार चीजें पांच चीजें आती हैं. वन ऑफ देम इज कंसिडर टू बी लिस्ट प्राइस. इसमें से आप माइनस कर देते हो ट्रेड डिस्काउंट. फिर इसमें से आप माइनस कर देते हो रिपेड. इसमें आप ऐड कर देते हो
इंपोर्ट ड्यूटी, इसमें आप ऐड कर देते हो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। सही जी। तो परचेज प्राइसेस लेस प्राइस, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस रिबेट, add import duty, add non-refundable taxes. Now, अब देखें, आप बात समझिएगा। बात समझिएगा जरा। बात यह है भाई कि लेस प्राइस, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस रिबेट, add import duty, add non-refundable taxes. Try to have a bit of a discussion. देखो, लिस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं तो उस चीज को बनाने वाला उसकी एक सजेस्टेड प्राइस कोट करता है। आपने मार्केट से जाके एक मशीन खरीदी है, तो जिसने मशीन बनाई है उसने कहा जी मशीन की जो प्राइस है, मैं बिड करता हूँ। जिसने मशीन बनाई है उसने कहा जी मशीन की जो प्राइस होनी चाहिए ना, वो दुकानदार को कह रहा है भाई आप ये मशीन जो है ना 20 लाख, या मशीन जो है ना वो 2 लाख रुपए की बेचे। अब आपने बेचने वाले को कहा यार बात सुन, तेरा मेरा इतना पुराना ताल्लुक, आपने उसको वास्ते गिनवाया, आपने उसको कहा मैं तेरा फला का रिश्तेदार, फला तरीके से रिश्तेदार, जी मैंने तुझे फला जगह पे हेल्प करी थी, जी तुझे मैं फला जगह से जानता हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, फलाना ढिमकाना। अगले ने तंग आके आपको बोला अच्छा भाई ये बता कितना डिस्काउंट चाहिए, जान छोड़ इतने रिश्ते नहीं गिना। सही है। तो एंड ऑफ द डे जो वो सिचुएशन क्या हुई? एंड ऑफ द डे जो भाई सिचुएशन ये हुई मेरे भाई कि जी ये लिस्ट प्राइस में से एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एट द टाइम ऑफ परचेज अगर आपको जो डिस्काउंट मिल जाए दैट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ परचेज आपको डिस्काउंट मिल जाए दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। मिसाल है 30,000 रुपए का डिस्काउंट उठा लिया, रिपीट, अगले ने आपको 30,000 रुपए छोड़ दिए। तो जब अगले ने आपको 30,000 रुपए छोड़ दिए तो वो जो 30,000 रुपए है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एट द टाइम ऑफ परचेज जो होता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो ये है कि आपके पास एक और एलिमेंट जो होता है ना दैट इज कंसिडर्ड टू बी रिबेट। लेट्स से कि आपके पास जो रिबेट है 5,000 रुपए का। ना व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय रिबेट? रिबेट का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से अगर आपकी कॉस्ट रिफंड हो जाए, मतलब मिसाल है आप खरीद के आए मशीन, आपने जब मशीन ओपन करी तो मशीन थोड़ी सी डैमेज थी। रिपीट, आप खरीद के आए मशीन और मशीन थोड़ी सी डैमेज थी। आपने उसको बोला सप्लायर को, आपने कहा यार बात सुन भाई ये मशीन डैमेज्ड है। तो उसने कहा यार एक बात सुनो, मैं इसको रिप्लेस करके नहीं दे सकता बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा मशीन, तुम यही वाली रख लो। आपने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं रखूंगा। उसने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें जो ना 5,000 रुपए तुम्हारी कॉस्ट में से रिफंड कर देता हूँ। तो यानी कि जो भी किसी भी एतबार से अगर आपकी कॉस्ट रिफंडेड हो जाए, so that is actually gonna be considered as what? That is gonna be considered as rebate. That is gonna be considered as rebate. सही जी। तो क्या हो गया, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हो गया माइनस, माइनस होने के साथ साथ उसमें से माइनस हो गई एक और चीज विच इज कंसिडर्ड टू बी द रिबेट।
रिबेट के बाद इसमें आप क्या ऐड करोगे, आप इसमें ऐड करोगे इंपोर्ट ड्यूटी। जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करते हुए कस्टम वाले उसकी क्लियरेंस नहीं देते जब तक कि आप उसकी ड्यूटी ना पे कर दो। सो अज्यूम करो कस्टम वालों को आपने कोई जो है वो 12,000 रुपए की ड्यूटी पे करी। तो अगर आपने कस्टम वालों को इंपोर्ट स्टेज के ऊपर 12,000 रुपए की ड्यूटी पे करी, so that import duty is going to be something that would actually be added to the cost. That import duty is going to be something that would be added to the cost of the property, plant, equipment. फिर उसके साथ साथ जो है टैक्सेस, अगर तो वो गुड्स नॉन रिफंडेबल है, अगर तो वो टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है। क्या मतलब टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखें, होता कुछ तरीके से कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो कि रिफंडेबल होते हैं। जैसे आप मिसाल है, आपकी इनकम है ना, इनकम पे आपका टैक्स कट रहा है ना, अगर तो वो इनकम पे टैक्स कट रहा है तो यूजुअली एडजस्टेबल रिफंडेबल होता है। अब आपने एक मशीन खरीदी, इंपोर्ट करी, इंपोर्ट करते वक्त हुआ ये कि इंपोर्ट स्टेज पे कस्टम अथॉरिटी ने इंपोर्ट ड्यूटी भी ली और इंपोर्ट ड्यूटी लेने के बाद सेल्स टैक्स भी ले लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एफबीआर वाले ये सेल्स टैक्स वापस करेंगे? अगर तो वो वापस करेंगे तो ये रिफंडेबल है, अगर वो वापस नहीं करेंगे तो ये नॉन रिफंडेबल। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो है ना वो एड अप करते हो। तो आपने क्या करना है, आपने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदोगे, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदते वक्त आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, आई रिपीट, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आपको परचेज प्राइस निकालनी होगी। और वो जो परचेज प्राइस होगी, वो परचेज प्राइस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस में से आप क्या करोगे, आप ट्रेड डिस्काउंट मैनेज करोगे, और ट्रेड डिस्काउंट मैनेज करने के साथ साथ रिबेट मैनेज करोगे, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करोगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करोगे। सो रिजल्टिंगली जो भी तुम्हारे पास आती है, दैट इज गोना बी कंसीडर्ड एज परचेज प्राइस। 1,85,000 is gonna be your purchase price. I mean 1,85,000 is gonna be your purchase price. जी भाई, यहाँ तक सही है? परचेज प्राइस समझ में आती है बेटा? कि परचेज प्राइस के अंदर ये जो तमाम चीजें आती हैं, कि परचेज प्राइस आफ्टर एनी डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स हैव बीन डिडक्टेड प्लस एनी इंपोर्ट टैक्सेस एंड नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट में ये फर्क होता है कि ट्रेड डिस्काउंट आपको नेगोशिएशंस वगैरह की वजह से दिया जाता है, और रिबेट कभी कभार या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, या फिर कभी कभार प्रोडक्ट डैमेज होती है तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वो रिबेट होता है। सही है? ओके हैं सारे? चलें, गुड हो गया, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इसकी दूसरी कॉस्ट का जो एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि all those costs that are incurred to bring
asset into the condition and location as intended by management. So all those costs that are incurred in order to bring the asset into the condition and the location as intended by management. एक एसेट को उस कंडीशन में उस लोकेशन में लाने के लिए जिस कंडीशन और लोकेशन में मैनेजमेंट चाहती है, जितना भी खर्चा होगा, जो भी होगा, that is all gonna be considered as what? That is all gonna be considered as the directly attributable cost. यानी कि वो तमाम की तमाम कॉस्ट जो कि इंकर की जाती हैं, किस चीज के लिए इंकर की जाती हैं, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एसेट into the condition and location as intended by management, that is going to be considered as directly attributable cost. और उसमें क्या कुछ आ जाता है, ये सब कुछ आ जाता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में, सब कुछ आ जाता है। वो क्या आ जाता है, वही आ जाता है कि when we talk about the directly attributable cost, कहता है cost of bringing asset to location. Now employee cost, site preparation, initial delivery, installation, assembly, testing cost, professional fees such as architect and surveyor fee. तो ये तमाम की तमाम कॉस्ट आ जाती है। क्या तमाम की तमाम कॉस्ट? वो तमाम की तमाम कॉस्ट जो कि इंकर की जाती हैं, किस चीज में इंकर की जाती हैं, एक एसेट को उस कंडीशन में और उस लोकेशन में लाने के लिए जिस कंडीशन और लोकेशन में उसको मैनेजमेंट चाहती थी, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और उसमें क्या आता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ क्या आ जाता है, उसमें आपके पास जो है क्या बोलते हैं कि यू हैव द साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाता है। सही है। अच्छा जी, तो एक एसेट के रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो तमाम की तमाम उसमें आ जाती है। सो आई रिपीट, एक एसेट से खरीदने की रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, उस एसेट को उस कंडीशन में लाने के लिए जिस कंडीशन में उसको मैनेजमेंट चाहती थी, तमाम की तमाम कॉस्ट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सही है। अच्छा जी, और आखिरी चीज जो है ना, दैट इज बेसिकली द डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो देखें, अक्सर और बेहतर ऐसा होता है कि जब एक एसेट होता है तो उस एसेट को आपको डिसमेंटल करना होता है, यानी कि आपने उस एसेट को बेसिकली जो है ना, वो अक्सर और बेशतर एंड ऑफ लाइफ आपने उस एसेट को रिमूव करना होता है अपनी जगह से। तो जब आपने एक एसेट को रिमूव करना होता है एंड ऑफ लाइफ अपनी जगह से, तो उस केस के अंदर उसको रिमूव करने की जितनी भी कॉस्ट होती है, दैट इज कंसिडर्ड दैट इज कंसिडर्ड टू बी a dismantling cost.
दैट इज कंसिडर्ड टू बी डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सो डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये होती है कि वो तमाम की तमाम कॉस्ट जो कि इंकर की जाएंगी इस एसेट को रिमूव करने के लिए, इस एसेट को अपने जहाँ पे इंस्टॉल्ड है वहां से रिमूव करने के लिए जो कॉस्ट इंकर की जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सही है, तो इसको भी एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। अब देखें, आप जरा समझिएगा। अज्यूम करो तुमने एक एसेट खरीदा, उसकी जो परचेज प्राइस थी वो 5 लाख रुपए थी, उसकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो कॉस्ट थी वो 3 लाख रुपए थी, और उसकी एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी वो 1.5 लाख रुपए थी। तो आपने क्या करना है? आपने इस 5 लाख रुपए को, इस 3 लाख रुपए को और इस 1.5 लाख रुपए को आपने सम करना है, तो आपके पास रिजल्टिंगली 9.5 लाख रुपए आ जाता है। और जब आपके यहाँ रिजल्टिंगली 9.5 लाख रुपए आ जाता है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? आप कहोगे कुछ तरीके से कि आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा बाय 950,000, और कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश क्रेडिट हो जाएगा 800,000, और उसके साथ साथ लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 1.5 लाख, और लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 1.5 लाख। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके जी, सो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने करा कुछ तरह से कि हमने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो एक इनिशियल डिस्कशन था, वी हैव एक्चुअली डिस्कस दिस। और अगर अब किसी को कोई इसमें इशू है तो प्लीज मुझे बता दे, और एल्स हम जो है पे यहीं पे कंक्लूड करेंगे आज।